नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूं हायर पेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट। दोस्तों रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जहां पर ईपीएफओ का जो प्रो राटा बेसिस का पेंशन फॉर्मूला था उसको वहां पर खारिज करने की बात की गई है। दोस्तों हम सब ने जब हायर पेंशन का फॉर्म भरा था तो हम सबका ये अंडरस्टैंडिंग था कि हमको जो पेंशन मिलेगी वो लास्ट के 60 मंथ्स के बेसिक प्लस डीए मतलब कि जो पेंशनेबल सैलरी होती है उसके ऊपर मिलेगी। लेकिन जब ईपीएफओ ने अपना फाइनल फॉर्मूला बताया तो वो बताया प्रोराटा बेसिस पर, मतलब कि उन्होंने हमारे सर्विस पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, 1 सितंबर 2014 के पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद। और फॉर्मूले में पेंशनेबल सैलरी कुछ इस तरह से ली गई थी जिससे हायर पेंशन का जो अमाउंट था वो ड्रास्टिकली कम हो जा रहा था। और ये जो कम होने का प्रोपोर्शन था वो तकरीबन 15 से 20% हर महीने के ऊपर था, जो ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन लाखों में जा रहा था। और इससे सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि लोगों की जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद में वो यहां पर खारिज हो जा रही थी, वो यहां पर निराशा में बदल जा रही थी। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग कोर्ट में गए थे। एक कोर्ट केस बचा गया था वीआर बालू का जो केरला हाईकोर्ट में चल रहा था, एक कोर्ट केस दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा था, और एक कोर्ट केस चल रहा था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रो राटा बेसिस के ऊपर एक जजमेंट दिया है जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो जजमेंट यहां पर आया हुआ है ये फाइनल जजमेंट नहीं है, क्योंकि इस केस में दो चीजें थी। एक तो था कि प्रो राटा बेसिस की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, और दूसरा एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाला गया था ईपीएफ के ऊपर कि भाई 4/11/2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें जो फॉर्मूला बताया गया था उसको आपने वायोलेट करने की कोशिश की, और इसलिए ईपीएफओ ऑफिसर्स के ऊपर में एक्शन होना चाहिए। और इसके लिए कंटेम्प्ट का पार्ट भी दोस्तों इस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के केस में था। और आज जो जजमेंट आया हुआ है उसमें प्रो राटा बेसिस के ऊपर कोर्ट का जो व्यू है वो बहुत क्लियरली दिया है, लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर ईपीएफओ के ऊपर होगी कि नहीं होगी ये दोस्तों बताई जाएगी 23 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्रो राटा बेसिस का जो कंसेप्ट चल रहा था उसका बैकग्राउंड क्या था और इसका इंपैक्ट हमारे जिंदगी पर कैसे पड़ रहा था, जो फॉर्मूला ईपीएफओ ने डिसाइड किया था वो क्या था, और फाइनली दोस्तों हम देखेंगे कि भाई ये जो कोर्ट केस आया हुआ है इसमें जज साहब ने क्या कहा है और इसके वाइड इंप्लीकेशंस किस तरह से आएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला वीडियो होगा, आपके फायदे का वीडियो होगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों वैल्यू एडिशन में हमारी कोशिश चलती है कि सीनियर सिटीजन के फायदे के लिए जो भी कंटेंट हम ला सकें वो आपके लिए लाए, चाहे वो हायर पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे ये कुछ ऐसे कोर्ट केसेस से रिलेटेड हो जिससे सीनियर सिटीजन का फायदा हो, या दोस्तों कोई ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, कोई ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जो सीनियर सिटीजन को रेगुलर इनकम जनरेट करने में हेल्प करे, उनका रिटायरमेंट कॉर्पस जीरो होने से बचाए, उनको हर महीने बढ़ती हुई इनकम कैसे ले, ये अगर उनको हम समझा सके तो उसके लिए दोस्तों हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एजुकेशन दे सके, आपको एजुकेट कर सके कि किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन्स के फायदे का चैनल है, उनके जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए बनाया हुआ चैनल है, और हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका अगर नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के डिस्कशन के ऊपर, प्रो राटा बेसिस के ऊपर, और उसके ऊपर जो हिमाचल हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है उसके ऊपर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रो राटा बेसिस का जो बवाल था ये बवाल था क्या चीज। अब दोस्तों आप सब ईपीएस के बारे में तो जानते हैं, ईपीएस में जो आपका एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से 8.33% कंट्रीब्यूशन ईपीएस में ट्रांसफर किया जाता है। और दोस्तों जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2022 में नहीं आया था तब तक यही मान्य धरा था कि भाई जो आपको पेंशन जो मिलती है वो सीलिंग बेसिस पर मिलती है। अब दोस्तों ईपीएफओ का जो पेंशन का फॉर्मूला था वो था पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। अब इसमें जो पेंशनेबल सैलरी का एक कंसेप्ट है और पेंशनेबल सर्विस का कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे।
ईपीएस का जो ओरिजिन था वो था 16/11/1995 का, मतलब कि 16 नवंबर 1995 का। यहां से ईपीएस स्टार्ट हुई थी, उसके पहले फैमिली पेंशन स्कीम चलती थी। और दोस्तों इसमें जो ब्रेक पॉइंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आए हुए हैं। अब जब ईपीएस स्टार्ट हुई थी तब ये लिखा गया था ईपीएस एक्ट में कि आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जो पैसा जाने वाला है ईपीएस में 8.33%, वो एक सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकता। अब इसकी जो पहली सीलिंग रखी गई थी वो रखी गई थी 5,000 रुपए। मतलब आपकी सैलरी ज्यादा भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, लेकिन फिर भी आप जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए के ऊपर ही दे सकते हैं ईपीएस में। ऐसा ईपीएस स्कीम में लिखा गया था। फिर कुछ समय बाद दोस्तों इसको बढ़ाकर 6,500 कर दिया, और कुछ समय बाद दोस्तों 2014 में 1 सितंबर 2014 में इसको 15,000 कर दिया। अब जब तक ये सीलिंग्स वैलिड थे तब तक उस सीलिंग के हिसाब से पैसा कटता था। जब तक 5,000 रुपए की सीलिंग वैलिड थी तब तक 8.33% ऑफ 5,000, मतलब कि 400 समथिंग रुपए होता था, वो आपकी ईपीएस कंट्रीब्यूशन में जाता था। जब 6,500 का सीलिंग था तो उसका 8.33% जाता था, और जब 15,000 की सीलिंग 2014 में लगी तब दोस्तों उसके हिसाब से 1,250 रुपए, मतलब कि 1250 रुपीज आपके ईपीएस अकाउंट्स में जमा होते थे। अब क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जमा हुआ है, तो पेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम का उस टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस और प्रोराटा बेसिस। अब जब ईपीएफओ ने नॉर्मल सीलिंग बेस्ड पेंशन आपको देना शुरू की तो उसमें दोस्तों उन्होंने प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला लगाया अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीब्यूशन हुआ है तो आपको अलग अलग पेंशन मिलेगी उस समय के हिसाब से। इसको कहते हैं दोस्तों प्रोराटा बेसिस, और ये बहुत लॉजिकल था। आपने जब जब जितना जितना पैसा दिया आपको उतनी उतनी पेंशन दी गई, और ये बहुत लॉजिकल पेंशन था। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बवाल कहां पर आता है? बवाल आता है 4/11/2022 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जजमेंट पास किया कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो अपनी एक्चुअल बेसिक प्लस डी, मतलब जो भी उसकी पेंशनेबल सैलरी होती है उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकता है वो मोर देन द सीलिंग अमाउंट। अगर सीलिंग 15,000 की है और किसी की अगर बेसिक प्लस डी 40,000 रुपए हो रही है तो 40,000 रुपए के ऊपर दोस्तों अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। और यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो पहले नॉर्मल पेंशनेबल सैलरी का जो प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला चल रहा था वो सही है, लेकिन जब आप हायर पेंशन के ऊपर पैसा देंगे तो हायर पेंशन के लिए आपको लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज लेना है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 58 ईयर्स के एज में एग्जिट कर रहा है, समझ लीजिए वो साल होगा 2020। अगर कोई महाशय तरुण नाम के या वरुण नाम के जो महाशय है वो अगर अगस्त 2020 में एग्जिट कर रहा है तो भाई उनका वहां से लास्ट 60 मंथ्स का जो भी सैलरी होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसके हिसाब से उनकी पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। लेकिन आगे जब बात बढ़ी, जब ईपीएफओ ने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म लोगों से मंगवाया, लाखों लोगों ने फॉर्म भरे और जब पेंशन देने की बारी आई तो ईपीएफओ ने एक अपना ही पेंशन फॉर्मूला बनाया। और इन्होंने क्या किया कि भाई पेंशन फॉर्मूले में किस तरह से पेंशन को कम किया जाए उसके लिए एक प्रोराटा बेसिस यहां पर इंसर्ट कर दिया। और उनका जो जस्टिफिकेशन था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया था तब प्रोराटा बेसिस के फॉर्मूले को वैलिड धरा गया था और इसीलिए हम प्रोराटा बेसिस लगा रहे हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 60 मंथ्स के एवरेज की बात की थी तो हम फॉर्मूले को कुछ ऐसा ट्वीक कर रहे हैं कि हम प्रोराटा भी लगाएंगे और 60 मंथ्स के एवरेज का कंसेप्ट भी उसके अंदर डाल देंगे, जिससे दुनिया को ऐसा लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सही तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन इसमें जो चालाकी की गई थी उसके वजह से लोगों का नुकसान हो रहा था। ऑलमोस्ट 20% तक दोस्तों उनकी पेंशनेबल सैलरी उनकी जो पेंशन है वो कम हो रही थी और इससे लोगों को बहुत ज्यादा लाखों का नुकसान होने वाला था। अब इसी को चैलेंज किया गया। अब चलिए हम समझते हैं कि ये पेंशनेबल सैलरी जो डिसाइड की गई वो किस तरह से फॉर्मूला ईपीएफओ ने बताया था। तो सबसे पहले हम अभी कोशिश करेंगे समझने की कि ईपीएफओ ने अपने मन मर्जी से क्या फॉर्मूला लगाया था। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको ओरल तरीके से बताने वाला हूं कि भाई वो पेंशनेबल फॉर्मूला किस तरह का था, लेकिन अगर आप डिटेल में स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन के साथ बताना चाहते हैं तो मैं यहां पर नहीं बता सकता वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा कि भाई जो फाइनल पेंशन फॉर्मूला ईपीएफओ का था वो क्या था, उसका लिंक आपको यहां पर दिख रहा होगा। वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि फॉर्मूला क्या था तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एग्जांपल दे देके स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन देते हुए दोस्तों मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर जस्ट टू मेक अ बैकग्राउंड फॉर दिस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया
उसके लिए दोस्तों आपको ओरल तरीके से मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सुनते हो जस्टिफिकेशन क्या था। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईपीएफओ का जो पेंशन का फॉर्मूला था वो था पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइड बाय 70। अब इसमें जो सर्विस पीरियड है उसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 1993 में सर्विस ज्वाइन की और अगस्त 2020 में वो रिटायर होने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों ईपीएस का जो लागू पीरियड होगा वो होगा 16/11/1995 से लेके अगस्त 2020 तक का, जब वो 58 इयर्स अटेंड कर जाएगा। क्योंकि 16/11/1995 के पहले फैमिली पेंशन स्कीम हुआ करती थी, ईपीएस का ओरिजिन हुआ 16/11/1995 से। अब ये जो पीरियड है 16/11/1995 से लेके अगस्त 2020 तक का, इसको दोस्तों दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला हिस्सा रखा 16/11/1995 से लेके 1 सितंबर 2014 तक, मतलब कि 31 अगस्त 2014 तक का। और दोस्तों दूसरा जो पीरियड रखा गया वो रखा गया 1 सितंबर 2014 से लेके अगस्त 2020 तक का, मतलब कि जब भी आप 58 इयर्स के अटेंड होंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको अगस्त 2020 बता रहा हूं। अब दोस्तों दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि आपकी पेंशनेबल जो सर्विस है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, और अगर आपकी सर्विस 20 साल से ऊपर की होती है तो आपको 2 साल का बोनस मिलता है। अब ये बोनस पता है कहां पर ऐड हो रहा था? ये बोनस ऐड हो रहा था 1 सितंबर 2014 के पहले के पीरियड में, और 1 सितंबर 2014 के बाद का पीरियड था उसमें कोई भी बोनस आपको मिल नहीं रहा था। अब ये जो एडिशन 2 साल का पहले किया गया, इससे भी दोस्तों आपको नुकसान हो रहा था, बताऊंगा कैसे। अब जो आपका पेंशनेबल सैलरी था उसकी बात करते हैं। पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसमें इन्होंने बनाया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये मेरी नॉमेनक्लेचर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ताकि आप इजीली समझ सकें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको निकालना है कि आपकी लास्ट के 60 मंथ की जो बेसिक प्लस डी है, मतलब कि जो भी पेंशनेबल सैलरी है वो क्या है, उसका एवरेज निकाल लेना है। अगर आप समझ लीजिए अगस्त 2020 में आप किसी तरह से एग्जिट कर रहे हैं ईपीएस को, तो वहां से जो लास्ट के 60 मंथ्स होंगे, मतलब तकरीबन सितंबर 2015 या 16 तक का होगा दोस्तों, तो उसका आपको एवरेज निकाल लेना है। उसको रख देंगे हम पार्ट ए में, लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज इन पार्ट ए। अब दोस्तों पार्ट बी जो इन्होंने निकाला वो निकाला कि 1 सितंबर 2014 के पहले जो आपकी हाईएस्ट पेंशनेबल सैलरी थी, जिस महीने की होगी उसको लिया जाएगा। अब लॉजिकली ये बनता है कि जो अगस्त 2014 की आपकी सैलरी होगी वो आपकी हाईएस्ट होगी, तो उसका बेसिक प्लस डी निकाला जाएगा, उसको रखा जाएगा पार्ट बी में। पार्ट सी में रखा गया कि आपकी 1 सितंबर 2014 के बाद से लेके जब तक आप एग्जिट हो रहे हैं तब तक का जो हाईएस्ट सैलरी होगा उसको रखा गया पार्ट सी में, मतलब कि अगस्त 2020 में लॉजिकली जो आपकी हाईएस्ट बेसिक प्लस डी होगी वो वहां पर रखी गई। अब दोस्तों ये जो अगस्त 2020 में बार बार कह रहा हूं, ये हर किसी के लिए वेरी होगा। कोई 2025 में रिटायर होगा, कोई 2030 में रिटायर होगा। जब भी आप रिटायर होने वाले, रिटायर इन सेंस 58 इयर्स की बात कर रहा हूं मैं, 60 की बात नहीं कर रहा हूं। 58 इयर्स के जब आप होंगे तब का जो हाईएस्ट आपका बेसिक प्लस डी होगा उसको आपको एक जगह रखना है। अब किसी लोगों के लिए शायद थोड़ा चेंज भी हो सकता है उनकी लास्ट की सैलरी हाईएस्ट ना हो। जो भी उनका हाईएस्ट होगा दोस्तों 1 सितंबर 2014 के बाद का, वो पार्ट सी में जाएगा। अब पेंशनेबल सैलरी दो अलग अलग पीरियड की अलग अलग निकलेगी। 1 सितंबर 2014 के पहले क्या किया जाएगा, जो आपकी 1 सितंबर 2014 के पहले की हाईएस्ट सैलरी थी एक महीने की, जो था पार्ट बी, उसको लिया जाएगा, और जो आपका 60 मंथ्स का एवरेज था लास्ट का उसको लिया जाएगा। अब इन दोनों में से जो कम होगा उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ पेंशनेबल सैलरी फॉर द पीरियड बिफोर 19/2014। अब उसी तरह से जो सेकंड पीरियड था 19/2014 के बाद से आपके रिटायरमेंट तक का, उसमें भी जो आपका 60 मंथ्स का एवरेज है वो लिया जाएगा, और जो आपकी हाईएस्ट सैलरी होगी उसको लिया जाएगा। इसमें से जो कम है वो लिया जाएगा। अब दोस्तों आपको पहले जो पीरियड था 1 सितंबर 2014 से पहले 1995 से लेके 2014 तक का जो सर्विस पीरियड था, उसमें 1 सितंबर 2014 के पहले का जो पेंशनेबल सैलरी बन रहा है, जो भी कम होगा, मतलब कि 60 मंथ का जो एवरेज होगा लास्ट के, और 1 सितंबर 2014 के पहले जो आपकी मैक्सिमम सैलरी थी उसमें से जो भी कम होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड बाय 70 किया जाएगा, और वहीं पर बोनस वगैरह सब ऐड करके आपका एक सैलरी बनेगा, एक पेंशन बनेगा। और 1 सितंबर 2014 के बाद का जो आपका सर्विस पीरियड है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लोअर ऑफ द 60 मंथ्स एवरेज और द हाईएस्ट पेंशनेबल सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, उसको लिया जाएगा। ऐसी दो अलग अलग पेंशन बनेगी दोस्तों। 1 सितंबर 2014 के पहले अलग पेंशन बनेगी, 1 सितंबर 2014 के बाद में अलग पेंशन बनेगी, और इसमें दोनों में जो कम वाली सैलरी होगी वो ली जाएगी
दोनों को ऐड किया जाएगा और वो आपकी फाइनल हायर पेंशन सैलरी बनेगी, ऐसा ईपीएफओ का कहना था। अब इसका जो इम्प्लीकेशन था वो ये था, क्योंकि समझ लीजिए अगर हम सिर्फ लास्ट के 60 मंथ्स का एवरेज अगर लेते हैं और किसी व्यक्ति की अगर उसके हिसाब से 60,000 रुपीज की हायर पेंशन बनती थी, तो मोटा मोटा तौर पे अगर आप एक सैंपल लेंगे 100-200 लोगों का और सबका डेटा अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा अगर केस है कि किसी का लास्ट 60 मंथ्स के एवरेज पे अगर 60,000 रुपए की पेंशन बन रही थी, मतलब कि 60,000 रुपीज की पेंशन बन रही थी, जब ये नया फॉर्मूला प्रोराटा का ईपीएफओ ने लाया तो इससे उसकी जो पेंशन थी दोस्तों वो कम होकर 48 से 50,000 होगी। मतलब तकरीबन दोस्तों 20% का यहाँ पर हर व्यक्ति का नुकसान हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो लोगों को समझ में आया कि उनके साथ गलत हो रहा है और इस गलत को ठीक करने के लिए लोग कोर्ट में गए। एक कोर्ट केस चला केरला हाई कोर्ट में बीआर बालू का, जो अभी तक चल रहा है। एक कोर्ट केस चला दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और एक कोर्ट केस चला दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, और पता नहीं और कहां और केसेस चल रहे होंगे। लेकिन जो सबसे पहला जजमेंट हमारे सामने आया वो आया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो बिल्कुल एम्प्लॉयज के फेवर में है। और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जो कोर्ट में गए थे, और जज साहब का भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये जजमेंट दिया है। मैं फिर से आपको बता दूं, इस कोर्ट केस के दो हिस्से थे। एक था कि भाई प्रो राटा बेसिस का जो फॉर्मूला है उसको खारिज किया जाए, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइन दी है तो ईपीएफओ ने इस तरह से ऐसा फॉर्मूला लाया कैसे, उसके ऊपर उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए उनको कंटेम्प्ट में धरा जाना चाहिए। इसके ऊपर दोस्तों दो पार्ट में केस लड़ा गया था। जो पहला जजमेंट आया दोस्तों वो आया पेंशनेबल सैलरी के ऊपर कि भाई प्रो राटा बेसिस नहीं लग सकता, अमान्य होगा, ऐसा इन्होंने अभी जज ने कहा हुआ है एक इंटरिम ऑर्डर में। और ईपीएफओ ऑफिशियल्स के ऊपर क्यों ना एक्शन लिया जाए उसको जस्टिफाई करने के लिए ईपीएफओ को कुछ समय दिया गया, और इसकी जो फाइनल हियरिंग की जो लिस्टिंग दी गई है दोस्तों वो दी है 23 सितंबर 2025। तो 23 सितंबर 2025 को फाइनल ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो हमारे काम का ऑर्डर है ऑलरेडी आ गया, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि जजमेंट में कहां क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हाईकोर्ट का जो जजमेंट है इसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो आप अगर गूगल में जाएंगे और आप डालेंगे highcourt.hp.gov.in, तो दोस्तों आपको ये हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी। और यहाँ आपको क्या करना है, आपको केस सर्च में जाना है। केस सर्च में जाने के बाद आप यहां पर आएंगे और यहां पर आपको केस टाइप दोस्तों डिस्कस करना होता है, मतलब यहां पर बताना होता है कि केस टाइप क्या था। तो दोस्तों ये जो केस टाइप था इसको COPC 2 कहते हैं, मतलब सिविल ओरिजिनल पिटिशन ऑफ कंटेम्प्ट है। और इसका जो केस नंबर था दोस्तों वो था 627 नंबर ऑफ द ईयर 2024। जब आप ये डालेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल्स आ जाएंगे कि भाई कौन कौन इसमें पिटिशनर थे, कौन कौन इसमें रिस्पोंडेंट थे, और इनके जो जज साहब थे इस केस के वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप शर्मा, और बेंच सिंगल जज का था। और इनके जो रिस्पोंडेंट्स थे या पिटिशनर्स थे उनका डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पिटिशन डाला गया था ये डाला गया था मिस्टर रंजीव पॉल एंड अदर्स से। अब एक पार्टी जो थे वो थे रंजीव पॉल, दूसरे थे अनिल कुमार शर्मा, और तीसरे थे नरबीर ठाकुर। अब इन्होंने इनके जो एडवोकेट थे वो थे अमित सिंह चंडेल। अब दोस्तों रिस्पोंडेंट्स जो थे, मतलब जिनके खिलाफ केस डाला गया था, वो लोग कौन थे? सुमिता दावरा एंड अदर्स। मतलब सुमिता दावरा जी जो है वो IAS सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। देन रमेश कृष्णमूर्ति IAS जो है सेंट्रल PF कमिश्नर न्यू दिल्ली। देन दोस्तों इसमें और एक पार्टी है राकेश कुमार जी जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है शिमला में। और मिस्टर DK पंडित जो एक एक्चुरियन कंसल्टेंट्स होता है, जो EPFO टाइम टू टाइम हायर करता है, जो बताते हैं कि फंड का वैल्यूएशन क्या है, फंड कितनी सस्टेन कर सकता है, उनके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर केस डाला गया था। और यहाँ पर मिस्टर नवलेश वर्मा जो थे वो इनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और शायद EPFO के वकील अलग से होंगे। तो दोस्तों ये जो केस था ये था रंजीव पॉल एंड अदर्स वर्सेस सुमिता दावरा एंड अदर्स। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसका जजमेंट कैसे ढूंढना मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ नीचे जाएंगे तो ये आपको ऑर्डर और जजमेंट करके लिखा होगा व्हाइट में। इस ऑर्डर और जजमेंट के ऊपर दोस्तों आप क्लिक कीजिए तो ऐसी विंडोज ओपन हो जाएगी। तो जब से दोस्तों ये कोर्ट केस लिस्ट हुआ था तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जजमेंट होंगे कि भाई इनको पेश करो, इनको इतने दिन का समय दिया जाता है, आपके ये वकील इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसे हर हियरिंग में कुछ ना कुछ छोटा मोटा जजमेंट दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, जजमेंट नहीं बोलेंगे उसको, ऑर्डर दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो ऑर्डर 9/9/2025 का है, मतलब कि 9 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर है ये हमारे लिए काम का है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे
तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। अब ये जो एक इंटरिम ऑर्डर आया हुआ है, इसमें क्या जज साहब ने कहा हुआ है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसका जो फाइनल ऑर्डर 23 सितंबर 2025 को आएगा, तब मैं आपको डिटेल में पूरा पिटिशन क्या था, लोगों ने क्या क्या आर्गुमेंट दिए और कैसे फाइनल जजमेंट आया, जो लॉजिक रहता है जजमेंट का, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है कोर्ट केस का जो जजमेंट आता है, थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक मोटा मोटा तौर पर आएगा कि किस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है और कितना इंटेलिजेंटली हर आर्गुमेंट को टैकल किया जाता है, और जज साहब किस तरह से उसका लॉजिक ढूंढते हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए अभी देखते हैं कि आज का जो जजमेंट आया वो किस तरह से आया था। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये पास हुआ है 9/9/2025 को, मतलब कि 9 सितंबर 2025 को, और ये केस था बिटवीन राजीव पॉल एंड अदर्स वर्सेस सुमिता दावरा एंड अदर्स। ये इसका केस नंबर यहाँ पर दिया गया, और इसमें जो पिटिशनर्स मतलब कि जो एम्प्लॉइज थे राजीव पॉल एंड अदर्स, इनके तरफ से अमित सिंह चंडेल जो है, इन्होंने केस लड़ा था, और गवर्नमेंट की तरफ से ईपीएफ की तरफ से मिस्टर नंदलाल ठाकुर और नवलेश शर्मा जी यहाँ पर केस लड़ रहे थे। अब यहाँ पर जज साहब कहते हैं, Having heard learned counsel for the parties and perused material available on the record vis-a-vis mandate contained in the judgment alleged to have been violated, this court is fully convinced that respondents are in contempt and as such need to be dealt with in accordance with law. अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि जज साहब ने, जो वकील लोग थे, उनका पिटिशंस पूरे सुन लिए, उनके जो भी आर्गुमेंट्स थे वो हमने पूरे सुन लिए, जो मटेरियल उनके सामने रखा था वो उन्होंने पूरा सुन लिया, और जिस जजमेंट की बात यहां पर की जा रही कि कौन से जजमेंट को यहां पर चैलेंज किया जा रहा था, मतलब जिसका ईपीएफओ ऑफिशियल ने वायलेशन किया था और जिसका कंटेम्प्ट केस यहां पर एम्प्लॉइज ने डाला था, वो जजमेंट दोस्तों 4/11/2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था सुनील कुमार एंड अदर केस, उसकी बात दोस्तों यहां पर हो रही है। पिटिशनर्स ने ये कहा है कि ईपीएफओ ने सुनील कुमार से अदर केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको वायलेट किया है, और इसलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस डालना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से। However, before passing any harsh order on the vehement request of Mr. Navlesh Verma, learned counsel for respondent number 2 to 4, matter is adjourned for 10 days, enabling respondents to do the needful strictly in terms of mandate contained in the judgment alleged to have been violated, failing which they shall remain present in the court to explain that why they be not punished for their having intentionally and willfully disobeyed the mandate contained in the judgment alleged to have been violated. अब दोस्तों यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि मैं एक हार्श ऑर्डर पास करने वाला हूं सामने पर, लेकिन वो हार्श ऑर्डर शायद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्श होगा, इसलिए 10 दिन का समय उनको दिया जाता है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट के वकील है मिस्टर नवलेश शर्मा, इन्होंने बहुत स्ट्रांग दलील पेश की कि भाई हमको एक मौका मिलना चाहिए हमारे और चांस रखने के लिए, जो लोग यहाँ पर है जिनके ऊपर केस चल रहा है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जज साहब ने कहा है कि बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको 10 दिन का समय दिया जाए, और 10 दिन बाद जब भी हियरिंग होगी, मतलब कि 23 सितंबर 2025 का डेट नीचे दिया गया है, जब लिस्टिंग होगी तब इन सारे लोगों को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, मिनिस्टर ऑफ लेबर के, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, रीजनल पीएफ कमिश्नर्स और जो एक्चुअरीज है, उन सबको यहाँ पर कोर्ट में आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि क्यों आपको हार्श जजमेंट नहीं, क्यों आपको हार्श पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए लॉ के हिसाब से, उसके लिए आपको आखिरी मौका दिया जाएगा अपना चांस रखने के लिए, ऐसा यहां पर जज साहब कहते हैं। At this stage, this court wishes to observe that since formula for fixing the pension has been prescribed by the parliament, that is pensionable salary into pensionable service by 70, where pensionable salary is the average salary on which contribution received or receivable during the last 60 months, and pensionable service is the period of service during which the contributions are receivable. There is no occasion, if any, for the respondent to calculate the pension of the petitioners on pro rata basis. अब दोस्तों इस ऑर्डर में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो जज साहब है वो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट ने एक फॉर्मूला फिक्स किया था, पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70, और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके हिसाब से पेंशनेबल सैलरी था एवरेज सैलरी ऑन द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द लास्ट 60 मंथ्स, एंड पेंशनेबल सर्विस तो सबको पता है जो पीरियड होगा वो हिसाब से। तो जब लास्ट 60 मंथ्स का सुप्रीम कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया था तो आपने अपने मन मर्जी से फॉर्मूला कैसा चेंज कर दिया जो बिल्कुल भी मान्य नहीं धरा जा सकता, और इसके लिए पिटिशनर्स को कंटेम्प्ट में धरा जाना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। मतलब कि हाईकोर्ट ये मानता है कि पेंशनेबल सैलरी जो कैलकुलेशन होगी वो लास्ट 60 मंथ्स पे होगी, ना कि प्रोराटा बेसिस पर।
Moreover, this court finds that category of the petitioners fall under category 3 as they have been paying on higher side of their wages. अब दोस्तों पिटिशनर्स की भी कैटेगरी होती होगी 1 2 3 4, तो ये कैटेगरी 3 में आते हैं। जिन लोगों ने केस डाला है, जो एम्प्लॉइज है जिन्होंने केस डाला है, वो कैटेगरी 3 में आते हैं। If it is so, formula applied by the respondents for calculating the pension on pro rata basis is wholly unjustifiable. यहां पर हाईकोर्ट का कहना है कि प्रो राटा बेसिस का जो फॉर्मूला लगा है वो कंप्लीटली अनजस्टिफाइबल है, होली अनजस्टिफाइबल है। जो नेक्स्ट लिस्टिंग की जो डेट दी है वो दी है शर्मा साहब ने 23 सितंबर 2025। तो दोस्तों इस जो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर 9 सितंबर 2025 का आया, इससे हमको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई जज साहब का कहना है कि प्रोराटा का बेसिस का फॉर्मूला कंप्लीटली अनजस्टिफाइबल है और 10 दिन का समय ईपीएफओ ऑफिशियल्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिशियल्स है, जो एक्चुअरीज के ऑफिशियल्स है, उनको दिया गया ताकि वो ये कोर्ट को बताए कि उनको हार्श पनिशमेंट क्यों ना दी जाए। और दोस्तों ये जो जजमेंट है ये बहुत वेलकम जजमेंट है। इससे खुशी की लहर सीनियर सिटीजन्स में दौड़ चुकी है, क्योंकि सितंबर 2025 का जो महीना है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया महीना रहा है हायर पेंशन के एस्पिरेंट्स के लिए, उन एम्प्लॉइज के लिए जो निराश हो चुके थे। अब दोस्तों मैं जब कह रहा हूं कि सितंबर 2025 बहुत ऑस्पिशियस रहा है हम लोगों के लिए, वो इसलिए क्योंकि इसी महीने में पहला जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट से आया था, जहां पर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के फेवर में मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। ईपीएफओ ने बहुत सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की जो फॉर्म्स है वो रिजेक्ट कर दिए थे, ये कहकर कि उनके ट्रस्ट रूल जो है वो उनको अलाउ नहीं करते हायर पेंशन लेने के लिए, हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने पूरे से उस जो कंडीशन ईपीएफओ ने लगाई थी ट्रस्ट रूल की, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बोला है कि भाई जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था वो सबको वैलिड है, एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड, रेगुलर ट्रस्ट सबको वैलिड है और सबको हायर पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट को समझाते हुए मैंने, मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट को समझाते हुए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा और वीडियो के एंड में भी मैं आपको दूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि भाई किस तरह से पिटीशन किया गया था, क्या उसमें डिमांड रखी गई थी, क्या क्या आर्गुमेंट्स मिले थे और जज साहब ने किस लॉजिक के बेसिस पर फाइनली जजमेंट एम्प्लॉयज के फेयर में कैसे दिया, ये दोस्तों मैंने वहां पर डिस्कस किया है। अगर आप चाहे तो वो वीडियो देखकर बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरह से एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को आगे जाकर पेंशन मिल सकती है। उसका वीडियो दोस्तों मैंने इस वीडियो के आखिरी में भी दिया है। दूसरा दोस्तों, अब ये एक जो जजमेंट आया हुआ है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से, ये दोस्तों पेंशन फॉर्मूला जो था उसको जस्टिफाई करता है कि भाई 60 मंथ्स की बेसिस पर मिलना चाहिए था एवरेज पर, ना कि प्रोराटा बेसिस पर। और ये भी एक बहुत बढ़िया खबर हायर पेंशन एस्पिरेंट्स के लिए आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही और सामने जाते हुए कुछ और क्लैरिफिकेशंस पेंडिंग है, जैसे कि क्लोज एस्टेब्लिशमेंट है उनका क्या होगा, जो मल्टीपल ट्रांसफर केसेस है उनका क्या होगा, ऐसे बहुत सारे दोस्तों केसेस अभी बाकी है, बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर क्लैरिफिकेशन ईपीएफओ का बाकी है, वो भी जल्दी आएगा। अगर ईपीएफओ नहीं देगा तो कोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन को लाएगा। और वैल्यूएशन में हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सामने जो भी डेटा आता है उसको रखें, आपको आसान भाषा में उसको समझाकर बताएं और आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, जो बैकग्राउंड मैंने आपको प्रोराटा बेसिस का बताया, जो ईपीएफओ का जो प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला था वो समझाया और ये जो कोर्ट केस का जजमेंट है ये आपके सामने रखा, इससे आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि भाई क्या चीजें चल रही थी और क्या अब आगे होगा, और इससे आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड जरूर हुआ होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए तो वो भी दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर स्टडी करूं, रिसर्च करूं और आपके सामने पुख्ता तौर पर एग्जाम्पल देके कोई ऐसा जस्टिफिकेशन लाऊं जो आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सके। अब दोस्तों जब मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो सिर्फ हायर पेंशन से रिलेटेड नहीं, आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं तो वो भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, अगर आपकी जिंदगी में छोटा सा वैल्यू एडिशन हुआ है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो। बहुत लोग दोस्तों प्रोराटा बेसिस से परेशान थे, बहुत लोग जो है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल से परेशान थे और इन सब के लिए दोस्तों कोर्ट्स ने बहुत अच्छे जजमेंट दिए। ये जजमेंट उनके पास भी पहुंचने चाहिए, उनकी जिंदगी में भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। और दोस्तों फिर से एक बार गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि अगर आपने आज तक वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों वैल्यू एडिशन आपके फायदे का चैनल है, सीनियर सिटीजन के फायदे के लिए बनाया गया, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया हुआ चैनल है। और अगर आप इस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम वो फायदा आप तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।